साउंड टेक 7 एक्शन। सभी का स्वागत। सुरेंद्र राजपूत आपसे शुरू कर रहा हूं। सुरेंद्र भाई, ये अमित शाह कांप रहे थे, डर रहे थे, उनके चेहरे पर भाव सब कुछ कह रहे थे। क्या देखा आपने? क्या राहुल गांधी ने देखा कि वो कांप रहे थे? और किसी को तो कांपते हुए तो दिखे नहीं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मानक भाई, क्या आपको गुस्से से कांपते हुए नहीं दिखे अमित शाह जी? और क्या आपको सदन में गाली देते हुए नहीं दिखे अमित शाह जी, तनाव में आकर के? वैसे अमित शाह जी गाली नहीं देते हैं, बिल्कुल हम इस चीज को तायद भी करेंगे, कभी हमने उनके मुंह से गाली नहीं सुनी, लेकिन क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से गाली नहीं दी? क्या वो गुस्से से नहीं कांप रहे थे? क्या वो ये नहीं कह रहे थे कि आपकी इच्छा से नहीं, हम अपनी इच्छा से करेंगे? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि आखिरी तक हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और मैं अपने हिसाब से दूंगा? क्या उन्होंने अपने हिसाब से उन 3 सवालों का जवाब दिया जो राहुल गांधी जी ने पूछे, और उस चौथी चुनौती का जवाब दिया जो राहुल गांधी जी ने कही कि साहब आइए एक डिबेट कर लीजिए, आपको बड़ी इच्छा है तो? मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आप मुझे इतना बता दीजिए मानक भाई, अगर आप मुद्दों से भटकते हैं, आज की डेट में आपकी ये बहस एसआईआर पर हो रही है, अमित शाह जी पर हो रही है, और मैं आकर के नरेंद्र मोदी जी, के शर्मा जी की पुरानी बैकग्राउंड और फलाने क्या नाम के शर्मा जी के बाबा की बात करने लगूंगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना आपके पिताजी के और बाबा जी की बात करने का। अच्छा, हम तो मुद्दे की बात करेंगे। के शर्मा जी हमारे भाई हैं, वो दूसरे दल में है, तो दूसरे दल के लोगों का भी सम्मान करेंगे ना हम, और पूरे सम्मान के साथ, दोस्ती के साथ, मित्रता के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर हम हर चीज में नेहरू जी को ले आएंगे, हर चीज में इंदिरा जी को ले आएंगे, तो हम हर चीज में आपको अंग्रेजों के पास भी ले जाएंगे, अंग्रेजों की दलाली के पास भी आपको ले जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अमित शाह जी ने पूरे देश के उसमें, पूरा देश सुनना चाहता था, तो उन्होंने एसआईआर पर चर्चा का जवाब दिया था। तो जो मुख्य मुद्दे थे उन पर अगर अमित शाह जी ने एक शब्द कहा हो तो मुझे बता दीजिए। पहला मुद्दा था कि भाई भगाना घुसपैठियों को था, आपने भगा दिया किसको? सीजेआई को, चुनाव की प्रक्रिया से, क्या नाम, चुनाव आयुक्त के। आप ये बता दीजिए, घुसपैठियों को भगाने की जगह आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों भगाया? यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात उन्होंने कही थी राहुल गांधी जी ने कि साहब आप एक काम करिए, एक मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए वोटर लिस्ट का, ताकि 1 महीने पहले हम लोगों को भी वो आ जाए। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि साहब एक ये लॉ बदल दीजिए अगर हो सके तो, कि 45 दिन वाला जो क्या नाम वीडियोग्राफी रखी जाती है, 45 दिन से ज्यादा रखी जा सके। इन तीनों मुद्दों पर अगर मानक भाई एक सवाल का भी जवाब आदरणीय अमित शाह जी ने दिया हो तो हमें बता दीजिए। और चौथी बात उन्होंने कहा था, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, परमाणु बम फोड़ते हैं, तो राहुल जी ने कहा ये उस पर भी डिबेट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। और हम तो कहते हैं तो कि संसद के अंदर करें। तो आप लोग वॉकआउट क्यों कर गए? विपक्ष जो है पूरा वो भाषण के दौरान ही लोकसभा से बाहर क्यों चला गया? आप मुझे, जब अमित शाह जी ने किसी मुद्दे का कोई जवाब न देकर के विपक्ष को कोसना शुरू कर दिया, चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर दिया, उसके बाद इतने अहंकार। चुनाव आयोग को गाली नहीं दिया है अमित शाह जी, चुनाव आयोग को गाली थोड़ी दे रहे थे। अरे साला किसको कहा? हमको कहा कि आपको कहा? चुनाव आयोग को कहां कहा उन्होंने कुछ भी? क्या चुनाव आयोग को थोड़े कुछ भी कहा उन्होंने? फिर किसको कहा साला? चुनाव आयोग को तो डिफेंड कर रहे थे वो। अरे बताइए ना किसको कहा साला? किसको कहा मानक भाई? आप बोल। अरे बता दीजिए, साला किसको? अच्छा, आपकी रीडिंग ये है कि अमित शाह जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया। आपकी रीडिंग क्या है? अरे मैं क्या, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं आपकी रीडिंग ये है कि वो शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो चुनाव आयोग के लिए गुप्ता जी हैं। अब फिर कहूंगा तो आपको खराब लगेगा। ज्ञानेश गुप्ता जी को कह दिया, दिक्कत हो गई। अरे भाई अरे उनके मुंह से वो शब्द निकला, उन्होंने माफी मांगी, शब्द वापस भी लिया, उसको इतना आप बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर उनके मुंह से मुद्दा निकला, संसद की परंपरा है, पहले संसदीय उसमें जाएगा, उसके बाद उसको हटाने का। अब किस तरीके से अमित शाह जी ने एक अधिनायकवादी व्यक्ति की तरीके से कहा बिरला जी को आदेशात्मक स्वर में कि मान्यवर इसको हटा दीजिए, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत है उसको हटा दिया दादा, हटा दिया। मतलब खुद ही चेयर बन गए संसदीय परंपरा में, खुद ही गृह मंत्री बन गए, खुद ही श्रोता बन गए, खुद ही वक्ता बन गए और खुद ही जज बन गए। सुरेंद्र भाई,
आप ना ये लोग आप और पूरा विपक्ष जो है ये एसआईआर पे डिबेट मांग रहा था, कितने टाइम से कह रहा था एसआईआर पे डिबेट हो जाए, मॉनसून सत्र भी इसी चक्कर में चला गया। आखिरकार डिबेट हो गई ना? कहां डिबेट तो हुई ना, सारे मुद्दे उठे, आपके सारे स्पीकर बोले, सरकार की तरफ से भी स्पीकर बोले, डिबेट तो हो गई ना? क्या मिला आपको? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हाँ, आप वही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या मिला। हमने डिबेट कोई डिबेट के लिए थोड़ी, स्वांता सुखाए के लिए थोड़ी कही थी। हमने तो कहा था इस डिबेट से जो मुद्दे उभर करके आए, प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी उसका जवाब दे। हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, गृह मंत्री जी को इसकी बात के लिए। लेकिन गृह मंत्री जी ने मुद्दों का कोई जवाब दिया हो तो बता दीजिए। इन 3 क्वेश्चन जो मुख्य मुद्दे हैं कि चुनाव आयोग के आयुक्त की जो अपॉइंटमेंट है उससे सीजीआई को मत हटाइए, क्यों हटाया गया। मशीन रीडेबल अगर आप क्या नाम हम लोग चाहते हैं ताकि हम लोग काम कर सके ठीक से, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट। और तीसरी बात कि वो क्या नाम वीडियोग्राफी अगर हम चाहते हैं, और पूरा देश चाहता है। मैं ये नहीं कहा, इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं, आप शायद एक चीज भूल रहे हैं जी। वो जो इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी दी है वो शायद मुद्दा भी है ना? हाँ, इलेक्शन कमिश्नर को जो इम्यूनिटी दी है उसको आप हटाइए। चलिए, उसको आप हटाएंगे, संसदीय प्रणाली के जरिए हटाएंगे, बाकी चीजें तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है ना। ठीक है, ओके, ऑलराइट, के शर्मा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं। ठीक है, के शर्मा, आप, मेरा ये कहना है कि इन सब मुद्दों पर जो वो लोग कहते हैं कि अमित शाह जी ने संसद में जवाब दिया, डिबेट करी, ये किया वो किया, तो कहते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ये सरकार और दरबार वाले लोग आज की डेट में लोकतंत्र को कुचलते हुए संसद के नाम पर, संसद पर और लोकतंत्र पर जो कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं मानक जी, आप हमारे साथ होइए इस डिबेट में, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमारा साथ देना जनता का साथ देना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1 मिनट आपको दूंगा मैं, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, के शर्मा, उसके बाद आगे जाऊंगा। 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत आपका, बोलिए। पहली चीज, आज अमित शाह जी की तरीके से एक बात और कहूंगा, के शर्मा ने भी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दिखा दिया, आपके सामने है। देखिए, ये किस चीज के पीछे छुपे, 1951 के कानून के पीछे। हम यही तो कह रहे हैं कि मान लीजिए अतीत में जब कांग्रेस ने देश का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया, कुछ कमियां रह गई, और आज 70 साल 75 साल बाद जब उन कमियों को पूरा करने की बारी आ रही है, पहले कोई लिखित कानून नहीं था चुनाव आयुक्तों के लिए, और अब जब 3 लोगों को बैठाया था कि प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और सीजीआई, तो जब आप कानून बना रहे थे तो एक जो निर्भीक, निष्पक्ष और निरपेक्ष आवाज थी सीजीआई की, उसको क्यों हटाया गया? इसका जवाब ये नेहरू जी से कहते कि जाके पूछे, क्योंकि 1951 में नेहरू जी ने कानून बना दिया था। नंबर 1। नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज के लिए भी कहते हैं कि नेहरू जी से पूछिए जाकर के। अरे भाई, उस वक्त जो था कागज के वोटों को लिखने के 5-5 साल रखे जाते थे, और आज एक जो कागज के वो पूरी एक विधानसभा के थे, एक पेन ड्राइव में आ जाते हैं। यानी पूरे एक बक्से में, जिसपे एक बक्से के क्या नाम वोट रखे जाते थे के शर्मा जी, उसमें पूरे के शर्मा 1 मिनट आपका, बोलिए के शर्मा। पूरे एक प्रदेश के रखे जा सकते हैं। ये जो जाहिलियत कहां से लाते हैं आप लोग? शीतल सिंह और विजय त्रिवेदी, पहले शीतल जी, सारे सवालों के जवाब मिले क्या अमित शाह के भाषण में, या राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें दम है कि सवालों के जवाब नहीं दिए, बस डर रहे थे? देखिए, मैं राजनीतिज्ञों की जगह 3 मार्च 2023 को जिस फैसले की वजह से इस देश में एक कानून बना चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, और उस फैसले में एक जनभावना को और कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को क्या डिपिक्ट किया गया था और हमें क्या मिला, ये उससे पता लगता है। मैं उसका रेफरेंस पढ़ देता हूं। नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार का उद्देश्य यही है, लोकतंत्र की मूल भावना भी यही है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्वसनीय चुनाव को मजबूत किया जाए, और इसका जो आधार है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं हो, इसका विश्वास होना चाहिए। क्या जो फैसला हुआ है इसके बाद कानून बना के वो इस भाव को कंप्लीट करता है? एक नागरिक का मैं सवाल करता हूं। राजनेता क्या बहस करते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं, क्या एक दूसरे से कहते हैं कौन कहां पर रहा था, कौन नहीं कहां पर रहा था, छोड़ दीजिए। जिस फैसले के आधार पर इस देश में 75, 78, 76 साल बाद ये कानून बना,
वरना 27-28 साल विपक्ष भी रहा है, 52-54 या 56 साल ये लोग रहे हैं, ये नहीं बना। अब जब बना तो क्या इस फैसले का आदर हुआ है? नहीं। इसका कोई उत्तर हमें मिला क्या इस बहस से जो सदन में चल रही है, या मिल रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स से? ये हमारा नागरिक सवाल है और ये सवाल अभी तक अनुत्तरित है, बल्कि इस सवाल से जुड़े बहुत से और नए सवाल पैदा हो गए हैं और वो सब के सब जवाब मांग रहे हैं जिनके उत्तर एक नागरिक को तो नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, शीतल मुझे जी। ये लगता है कि बहुत सारे लोग, नागरिक जो हैं, वो जो भी प्रक्रिया जैसे भी चल रही है, कौन दोषी है कौन नहीं हम किसी को नहीं ठहराएंगे। हमारे लिए यह है कि हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया से निश्चित तौर पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि जो कुछ है वो सब ठीक है। ठीक है, शीतल सही पकड़े हैं। ऑलराइट, विजय जी यहां से शुरू करिए थोड़ा सा, क्योंकि माहौल बहुत गंभीर हो गया था। ये जब राहुल गांधी, पीएम मोदी, अमित शाह ये बंद कमरे में बैठते हैं और हम सुन रहे हैं कि 1.5 घंटे मीटिंग हुई, कैसी मीटिंग रहती होगी? कड़वाहट तो बहुत है। क्या बातचीत होती होगी? हंसी मजाक होता होगा विजय जी? सर मैं उस कमरे में कभी गया नहीं। नहीं, आपको लगता क्या है? तलवारें तो नहीं चलती। हाँ, तलवारें तो नहीं चलती। हाँ। और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में हो रही तो अच्छी चाय नाश्ता सब होता है, ठीक होता है, सामान्य होता है, ऐसा है। हाँ। मुद्दा वो नहीं है ना। हाँ। मुद्दा ये नहीं है कि कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। मुद्दा ये भी नहीं है जिसकी हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, कौन जीता संसद की बहस में, कौन हारा, कौन कांपा, कौन भागा। ये नहीं है मुद्दे। संसद इसलिए नहीं है कि इस पर हम डिबेट करें कि कौन कांप रहा था। कांपने की क्या बात है? होम मिनिस्टर वैसे भी वो बहुत मजबूत लोगों में से हैं, बेहतर तरीके से तैयारी करके जवाब देते हैं। मुद्दा वो नहीं है। जीतने हारने का भी नहीं है कि राहुल गांधी जीते कि अमित शाह जीते। मुद्दा है कि जो बहस हुई उसका क्या मायने है, कितनी गंभीर है। सब चंगासी। जैसे आपने नियुक्ति की बात कही, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, 2-3 पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। वो महत्वपूर्ण बात है कि वो भावना उसमें रखी गई थी, और जब हम कानून बना रहे हैं तो क्या उस भावना का ख्याल किया गया, पहली बात। और जब आप 1951 से 2024 तक, 2023 तक ये कहते हैं कि 75 साल में, 60 साल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कोई कानून नहीं था कांग्रेस सरकार में, क्या मौजूदा सरकार ने कोई कानून बनाया था? कब कानून बना चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का? बताइए आप, कब बना है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहल की थी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून बनाने की? नहीं की थी। तो फिर इसमें क्या बहस है? ठीक है, ये तो लेने के देने पड़ गए। अनुराग भदौरिया, अनुराग आपने सुना होगा अमित शाह का भाषण, सारे सवालों के जवाब मिल गए क्या? और ये कांप कौन रहा था, पहले ये बताइए, कांप कौन रहा था? छोड़ के भागा कौन? अनुराग, वो तो देखिए, वो तो अभी भी मुझे पता चल रहा है कि जो लोग अतीत की बात करके भविष्य के लोगों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, वर्तमान में जीना नहीं चाहते, उनसे आप क्या आशा कर सकते हो? अब सवाल है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं आपके चैनल पे, चुनाव आयोग को डिफेंड करने में लगे, मतलब चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह झोंके पड़े हैं हर बात पे। चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए इतनी मेहनत उनको करनी पड़ रही है। सोचो आप, जब से हर बात 1951 में चले गए, कानून 51 में बना था। अरे बहुत कानून बने थे, बहुत कानून समाज के लिए देखते हुए बदले जाते हैं। पहले तो बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, आज तो बैलेट पेपर नहीं हो रहा है ना, ईवीएम पे हो रहा है ना। तो आपको कहना चाहिए था पहले बैलेट पेपर में होता था, आज भी बैलेट पेपर में होना चाहिए। उस पर तो आप नहीं मानोगे ना। फिर तो ईवीएम पे हम कहते हैं ईवीएम ठीक नहीं है, आप भी 2009 में कहते थे ईवीएम ठीक नहीं है, तब तो आप नहीं मान रहे हो मेरी बात। लेकिन जहां आपको सुविधा होगी वहां पे मान जाओगे, जहां पे सुविधा नहीं होगी वहां पे नहीं मानोगे। आप देखो कैसी बातें कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया था, याद है, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। कह रहे हैं भाई इतने इकट्ठे हो जाएंगे, कहां रखेंगे? अरे भैया पढ़े लिखे आदमी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कितना रखने की जरूरत पड़ती है भैया? मोबाइल में ही आपका इतना डाटा आ जाता है। एक पेन ड्राइव निकालोगे ना, छोटी सी पेन ड्राइव, अगर पढ़े लिखे होंगे आप, तो उसी पेन ड्राइव में एक पूरी लोकसभा, क्या 10-10, 20-20 लोकसभा का एक पेन ड्राइव में आ जाएगा। वो छोटी सी पेन ड्राइव में, बहुत बड़ी की जरूरत नहीं है। और आप कह रहे हो कहां रखेंगे, मतलब कमाल का झूठ बोल रहे हैं। दूसरा इन्होंने जो बोला, जनता सरकार बदलती क्यों है, जरा बताइए, क्यों बदलती है सरकार? 2014 में आपको क्यों लेके आई थी?
आपको इसलिए लेके आई थी कि उनको पिछली सरकारों में कुछ चीज अच्छी नहीं लगी होगी, तो उन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाओ। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो कह रही पिछली सरकार में ऐसा होता था इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, पिछली सरकार में ऐसा था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब पिछली सरकार की नकल करनी है, उन्हीं के जैसा काम करना है, तो जनता तो ठगी गई ना बेचारी। उसने तो सोचा था आप पिछली सरकार से अच्छा करोगे, कुछ पिछली सरकार जो नहीं किया वो आप करोगे, लेकिन आपकी तो आदत है ना, क्या करेंगे, आपकी भी दिक्कत नहीं है। अश्विनी जिनके मंत्री हैं, रेल जब दुर्घटना हो जाती कहती छोटी बात होती रहती है, छोटी बातें। एक मनोज तिवारी जी हैं, पैसेंजर बेचारे रो रहे थे, परेशान रहे थे, भटक रहे थे, तो कह रहे ये फ्लाइट लेट होना तो छोटी बात है। माने जिंदगी दांव पे लग जाए, लोगों की मौत हो जाए, लोग परेशान हो, तड़प रहे हो, वो छोटी बात होती है। एक सेकेंड, बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।